Hello my dear students, welcome to Arihant, and today we are going to solve the question paper of CISCE Chemistry Paper 1 of Theory which is having 70 maximum marks. अब यहाँ पर आप देखिए there is a time duration of 3 hours and extra 15 minutes also given to you to read out the question paper properly. Okay, now here are the instructions to candidates that you have to be allowed 15 minutes extra to read out the question paper, and you must not start writing during the reading time. मतलब आपको रीडिंग टाइम में कुछ भी लिखना नहीं है. ओके, नाउ there are 9 printed pages and are having 4 sections. This paper is divided into 4 sections and has 21 questions in a complete paper. Okay, now you have to answer all the questions. Section A has 14 subparts and each carries 1 mark. Okay, while attempting multiple choice questions in section A, you are required to write only one option as the answer. Next is section B, contains 10 questions and each question carries 2 marks. In section C, you get 7 questions, each carries 3 marks, and of section D carries 3 questions of 5 marks each. Okay, now internal choices have been provided in 1 question each in section B. So B, C and D also. Okay, so आप उसमें से जो भी आपको ठीक लगता है कि आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ और ये मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, तो वहाँ पर आपको चॉइसेस भी दी जाएगी. नाउ द इंटेंडेड मार्क्स फॉर क्वेश्चन आर गिवन इन ब्रैकेट्स. हर एक क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स जो है वो ब्रैकेट में दिए हुए होंगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसके सब पार्ट्स जो हैं वो भी कितने मार्क्स के होंगे, वहाँ पर सब कुछ आपको दिया हुआ होगा. ऑल वर्किंग इंक्लूडिंग रफ वर्क शुड बी डन ऑन द सेम शीट एज द एडजेसेंट टू द रेस्ट ऑफ द आंसर्स. बैलेंस्ड इक्वेशंस मस्ट बी गिवन वेयरएवर पॉसिबल एंड डायग्राम्स वेयर दे आर हेल्पफुल. Okay, there are some diagrams and balanced equations also to help you to write the answer. When solving numerical problems, all essential working must be shown. देखिए, आप जब numerical करेंगे तो आपको सीधा का सीधा आंसर नहीं लिखना है. You have to do it in multiple steps and each step carries marks. Okay, now in working out problems, use the following data. Here are the values of gas constant in calories also and joule kilo Kelvin inverse, in decimeters or atmospheric Kelvin inverse, or in atmospheric and joules also. For Faraday there are Avogadro number also. तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो एसेंशियल हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं. नेक्स्ट है इट इज़ सुपरवाइजिंग द एग्जामिनर. ये आप लोगों के लिए नहीं है. नाउ इस नोट को भी आपको ठीक से अच्छे से पढ़ना है. ये एक्चुअली इट इज ओनली अ स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर. इट इज नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर बट इट हैज सम सिमिलैरिटीज विद द क्वेश्चन पेपर्स. तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से किस तरीके का कैसे बनने वाला है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर. नाउ इन सेक्शन ए कंटेन्स 14 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स. और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 1, 2, 3, 4 सब पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ 4 सब पार्ट्स में आपको देखिए यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि कौन सा, जैसे छोटे बच्चों का पेपर होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से. तो बहुत ईजी है बच्चों ये वाला. और सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स 4 मार्क्स विच इज डिवाइडेड इंटू 4 sub-parts, first, second, third and fourth. Now, the first part is the addition of a non-volatile solute to a pure solvent. What happens when we add a non-volatile solute to the solvent? It decreases the vapor pressure. Its vapor pressure, it decreases. यहाँ पर क्या आएगा? Decreases. तो first का A जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, decreases its vapor pressure and
अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट हैज टू बी इंक्रीजेस, सो इट इंक्रीजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ कहीं इंक्रीजेस भी लिखा हुआ होगा, ये रहा। तो फर्स्ट का बी ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो डिक्रीजेस भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो डिक्रीजेस, एंड यहाँ पर आप लिखेंगे इंक्रीजेस। ओके, सो इस तरीके से आपको आंसर देना है। बहुत सारी हेल्प की हुई है आईसीएसई बोर्ड ने आपकी। When the concentration of a reactant of first order reaction is doubled, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाएगा तो आपको पता है ना क्या होने वाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, द रेट बिकम्स, बताइए रेट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट भी कैसी हो जाएगी, अगर रिएक्शन की कंसंट्रेशन को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डबल कर दिया है तो वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बिकम्स डबल, ओके 2 टाइम्स, डबल नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स, बट फॉर डैश ऑर्डर रिएक्शन द रेट रिमेन्स द सेम। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट है वो एज इट इज रहती है, इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो देखिए 2 और 0। When the concentration of a reactant of first order reaction is doubled, the rate becomes 2 times, but for 0 order reaction the rate remains the same. Next question, phenol when treated with bromine water produces dash, which is an example of substitution reaction। तो phenol जब भी ट्रीट किया जाएगा ब्रोमीन वाटर के साथ, इट गिव्स ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना। अभी ट्राइब्रोमोफिनॉल जो है, ट्राइब्रोमोफिनॉल वाला ये रहा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो आप यहाँ पर पूरा ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल लिख सकते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये एक एग्जाम्पल है जिसमें फिनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है मिथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद, मिथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद गिव्स मिथाइल साइनाइड, whereas on treatment with dash gives मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड कब देगा, जब वो इलेक्ट्रोफिलिक 4 ब्रोमोफिनॉल फर्स्ट अल्कोहलिक AgCN KCN। ओके, यहाँ पर देखिए अल्कोहलिक KCN के साथ में अगर ये रिएक्ट करता है, अल्कोहलिक KCN के साथ में रिएक्ट करता है, क्योंकि इनको देखना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि आप देखिए मिथाइल क्लोराइड जो है और भी इसके अलावा भी जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ भी रिएक्ट करके मिथाइल साइनाइड दे सकता है, बट हमें यहाँ पर ये जो गिवन ऑप्शंस है उनके अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर जो है वो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस देयर इज अ मिथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KCN, alcoholic KCN gives methyl cyanide, whereas on treatment with AgCN it gives methyl isocyanide। सिल्वर साइनाइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड बना देगा, क्योंकि वहां पर बॉन्डिंग का फर्क है ना, KCN में और AgCN में जो बॉन्डिंग है उसके फर्क की वजह से साइनाइड आयन की जो लिंकिंग है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन बी। नाउ इन क्वेश्चन बी आपको टोटल 7 मार्क्स का है और 7 into 1, इसका मतलब देर आर 7 पार्ट्स, है ना, देर आर 7 सब पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, each carries 1 mark. Okay, now the sum of coordination number and oxidation number of metal M in the complex this is. Now what is the sum of, okay, you have to find out the coordination number first and the oxidation number, and then you have to add both the numbers. Okay, first we are finding coordination number. Ethylene diamine, En means ethylene diamine. Ethylene diamine is a bidentate ligand, bidentate or didentate ligand. So for this bidentate ligand it gives 2 lone pairs to the metal ion. So the coordination number of one ethylene diamine is 2 and 2 के लिए ये हो जाएगा कितना 4, and chlorido ligand is a monodentate ligand, so the coordination number for chlorido is 2. So the total coordination number is 6 and the oxidation number of the metal is, now we are finding the oxidation number of metal.
metal oxidation number of metal will be X. Ethylene diamine has no charge, so it has 0 charge on it, and chloride has 2 charge and total charge is 0, so the X will be plus 2. Now the sum of 6 and 2 is 8, so the answer is 8, so B is the correct one. इस तरीके से आपको इसका भी आंसर निकालना है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स. अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आज ही आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ज़रूरी है बच्चे. कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, यू हैव टू नो अबाउट इट. सो तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है iodine NH3Cn minus and CO is correct one. Okay, but there is also एक और इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये वाला. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर सचिन कल से नहीं आया. It is correct one. Okay, so there are two correct options, P and S. तो P और S दोनों ही correct answers हैं. तो अच्छा, okay, only P and S are correct. Only P and S are correct. तो मैं एक बार आपको रैंडम बता देती हूँ. इस बार सचिन कल से नहीं नहाया, फिर हाइट पर चढ़कर बैल पानी पी गया. नक्शा इधर है प्यारी अम्मा, इन कानों से नाइट को सुना है मैंने. और वैसे भी CO कार्बोनिल लिगेंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड. ओके, तो कार्बोनिल लिगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है. अमोनिया NH3 और F की जगह पर I यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट यहाँ पर होंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योर आंसर विल बी P and S are correct. Now we are going to solve this question. When chlorobenzene is heated with aqueous ammonia in presence of Cu2O at high pressure, it gives chlorobenzene is heated with aqueous ammonia in presence of Cu2O, it gives aniline. Cu2O, it gives aniline. तो where is aniline? ठीक है, aniline यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड. अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में. और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होना ही इसका इन्वर्जन कहलाता है, तो इट इज कॉल्ड इन्वर्जन. ओके, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस इन्वर्जन कहलाता है. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बिल्कुल वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों. नेक्स्ट है an organic compound with molecular formula C3H6O does not give silver mirror test with tolerance reagent. ओके, इसका मतलब ये एक कीटोन हो सकता है, बिकॉज टॉलरेंस जो टेस्ट है वो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है. तो एल्डिहाइड तो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, बट कीटोन्स जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं. बट गिव्स एन ऑक्सीम विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, द कंपाउंड इज. ओके, इसका मतलब 3 कार्बन वाला कीटोन हमें बनाना है जो टॉलरेंस टेस्ट तो नहीं देता है, बट हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है, बट गिव्स एन ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन. हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, इसका मतलब इसका ये वाला जो ऑक्सीजन है वो फ्री होना चाहिए. तो इस टाइप का कोई एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ताकि यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन कर सके और ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर सके. हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में ये रिएक्शन इस तरीके से कर सकता है. हाइड्रोक्सिल अमाइन ये लीजिए, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा और ये फॉर्मेशन कर लेगा ऑक्साइम का. ऑक्साइम का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पर आपकी जो कीटोन है वो मुझे B वाली नजर आ रही है, तो B इज द करेक्ट वन. क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये तो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा. ये अल्कोहल है और ये
ईथर है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मार्क्ड असर्शन एंड रीजन, रीड द टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन वाले जब भी क्वेश्चंस आप लोग किया कीजिए तब आपको करना क्या है, यू हैव टू रीड आउट द असर्शन एंड रीजन सेपरेटली, ओके। उसके बाद में आपको देखना है इज द असर्शन करेक्ट और नॉट, is the reason correct or not. If both are incorrect, if assertion is correct, so that the assertion is true, both assertion and reason are true and both assertion and reason are true. इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट अगर आपका assertion wrong है तो खुश हो जाइए, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका आंसर डी होने वाला है, जिसमें assertion जो है false होता है, assertion और reason दोनों ही false हैं, ओके। और अगर असर्शन सही है तो फिर आपको रीज़न देखना पड़ेगा कि ये रीज़न इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं असर्शन क्या बोलता है, 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन हैज हायर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट देन 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आई वॉन्टो फैक्टर की जो वैल्यू है, चाहे वो यूरिया हो चाहे वो सुक्रोज हो, कितनी होती है, हमेशा 1, और दोनों की कंसंट्रेशंस भी सेम दे रखी है और बोला हुआ है, अच्छा सुक्रोज एंड यूरिया दोनों ही कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स है, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन होगी उससे फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, नंबर्स पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी अभी मैंने बताया इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बोथ आर इनकरेक्ट। तो हमें खुश हो जाना है और हमारा आंसर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही सेम असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अब हमें ऊपर वाली ये लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधा यहाँ से पढ़ के और ऑप्शंस हमारे करेक्टली टिक कर सकेंगे, बट यू हैव टू रीड द ऑप्शंस वेरी प्रॉपरली, क्योंकि कई बार होता है कि ये वाला ऑप्शन इधर और ये वाला ऑप्शन इधर, या ये वाला ऑप्शन इधर और ये वाला ऑप्शन इधर हो जाता है, तो ऑप्शंस में ऊपर नीचे हो जाता है, तो यू हैव टू रीड इट वेरी करेक्टली, ओके। नाउ मिथॉक्सीइथेन, मिथॉक्सीइथेन, methoxyethane react with HI at 373 to give ethanol and iodomethane. Very good. Ethanol and iodomethane, ठीक है, C2H5OH, करेक्ट, इट इज करेक्ट। रीजन ऑफ और ये एक SN2 रिएक्शन भी है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, इट इज अनसिमेट्रिकल ईथर, क्योंकि ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम ग्रुप होते हैं वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है, और अगर डिफरेंट ग्रुप है देन इट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर। विथ HI follows SN2 reaction, it is also correct, so the assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, so the first option is correct, okay. Now C, it means the third question is read the passage, you have to read out this passage first and answer the questions that follows. Vishal set up an experiment to find the resistance of aqueous KCl solution for different concentrations at 298 Kelvin. यानी कि विशाल ने KCl की different concentrations पर एक resistance की value find की है और conductivity cell का यहाँ पर use किया है, connected to a Wheatstone bridge. He fed the Wheatstone bridge with AC power in the audio frequency range 550 to 5000 cycles per second. Once the resistance was calculated from null point, he also calculated the conductivity and molar conductivity and recorded his readings in tabular form, which is given below. Okay, there are three observations on different concentrations of KCl, and he is finding out the conductivity and the molar conductivity also, है ना। तो at 1 m concentration the conductivity and molar conductivity is given, at 0.10 concentration
एंड 0.01 कंसंट्रेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, तो देखते हैं बेटे इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाई डिड द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज दो द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। देखिए कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी आयंस हैं उनके माइग्रेशन की रेट, ठीक है, वही क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। अब पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आपने कंडक्टिविटी देखी है और आपने बाद में इसमें डाइल्यूशन कर दिया, जैसे ही आप डाइल्यूशन करेंगे तो ये आयंस, जरूरी तो है नहीं कि यहीं के यहीं रहेंगे, पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ आयंस है हो सकता है कि वो डिक्रीज हो गए हों, सो दैट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन पर यूनिट एरिया वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम हो जाते हैं, सो दैट द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहा है, 1 लीटर जो सॉल्यूशन है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद में अगर बना रहा है, तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। और मोलर कंडक्टिविटी में जैसे आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट के एडिशन से वहां पर क्या होगा, आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन था वो कम होता चला जाएगा और आयंस जो है ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी जल्दी माइग्रेट करने लगेंगे, सो दैट द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्लियर? देखते हैं इसका आंसर कि the conductivity of a solution is the conductance of ions per unit in a volume of the solution. With dilution, the number of ions per unit volume decreases, hence conductivity decreases with the dilution. The molar conductance is the product of conductivity and the volume of a solution containing 1 mole of electrolyte, so that lambda m is equal to k into Vm, hence lambda m increases on dilution. तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू कि आप अपने आंसर को कैसे एक्सप्रेस करें। आंसर इज दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ KCl इज 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.01 m KCl. So we have to go through the table. तो at this concentration 0.01 m concentration, 0.01 concentration, the value of K is 1.41 into 10 raised to the power minus 3 and lambda m is 141.0. What is the question? Yes, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ KCl इज 150, मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution is 150 Siemens centimeter square mole inverse. Now calculate the degree of dissociation of 0.1 m KCl. Okay, 0.1 m KCl पर lambda m की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, अभी अभी हमने देखा था, वो थी 141.0. ओके, वो कितनी थी 141.0, यानी कि lambda m at any concentration and concentration is given 0.01 m concentration is given, उस पर कितनी थी 141.0. Now we have to find out the degree of dissociation. Degree of dissociation को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और degree of dissociation क्या कहलाती है बच्चों, lambda m at any concentration upon lambda m at infinite dilution. Okay, so the 141 is divided by 150, so you get the answer like this. Given lambda m infinite is 150.0, lambda m c is given in the table 141.0 and the molarity is 0.01 m, so the degree of dissociation lambda m c upon lambda m infinite is 141 upon 150 and you get 0.94 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर आप परसेंटेज में फाइंड करना चाहते हैं then it will be 94%. तो आफ्टर एवरी क्वेश्चन वी आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस आल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.01 m solution of acetic acid at 298 Kelvin is this. Calculate the molar conductivity of the solution. Now the concentration of a solution is given, conductivity is also given, we have to find out the molar conductivity. Here is the formula, lambda m is equal to kappa, which is conductivity, upon molarity
into 1000, क्योंकि इसको आपको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो द कप्पा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, विच इज 1.65 into 10⁻⁴ into 1000 upon the molarity is given in the question is 0.01. After solving this we get 16.5 Siemens centimeter square. Mole inverse is the correct answer. Okay, now we are going to solve the section B of the question paper. Section B contains 20 marks and the question 2 is, consider yourself a research scholar in a forensic science department studying the age of a dead biological sample. During one of the studies you found that the sample decomposed by following first order kinetics. Obviously जब भी हम decomposition की बात करते हैं या इसको हम कार्बन डेटिंग तरीके से हम ले सकते हैं, तो it is also a first order reaction example. Now if 50% of the sample is decomposed in 120 minutes, this 120 minutes is the half lifetime of the sample which is 120 minutes. How long will it take for 90% okay of the sample to decompose? So you have to find out the value of rate constant first by using the formula this. T half is given 120 minutes. In initial concentration is 100. Okay, now and the final concentration is 100 minus 90 which is 10 because 90% decomposition के बाद बता रहा है ना आपको. तो पहले आपको K फाइंड करना पड़ेगा and the formula to find out the rate constant is 0.693 upon T half. 0.693 upon 120 get 0.005775 minute inverse. Now this half lifetime, this value of K is used in the formula to find out the time taken to 90% decomposition of the sample, which is T is equal to 2.303 upon K log initial concentration upon final concentration. Now we are putting the values of K and initial concentration and final concentration like this: 2.303 upon 0.005775 log 100 upon 10. After solving this we get time 398.79 minutes. Okay, so you have to memorize the formula of T half and cell constant as well. Next question is, write the chemical equation to convert each of the following. Aniline to bromobenzene. It is a name reaction है ना. While aniline जो है, आपको पहले इसको मैं एक छोटा सा आपको outline दे देती हूँ. Aniline first have to convert into the benzene diazonium chloride BDC by benzene diazonium ion भी आप इसको बोल सकते हैं. And after that you have to convert it into the bromobenzene using copper metal. ओके, तो आप ये एक नेम रिएक्शन भी है. CuBr2 भी ले सकते हो या फिर कॉपर की प्रेजेंस में Br की रिएक्शन आप यहाँ पर करवा सकते हो. तो here is the answer. Aniline to bromobenzene, you have to convert this aniline to benzene diazonium chloride. It is benzene diazonium chloride. कैसे कन्वर्ट करते हैं? With the reaction of NaNO2 and HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी आप इसको याद रख सकते हैं. So that the aniline is converted into benzene diazonium chloride and after the conversion of aniline into BDC you can convert in bromobenzene by using copper as a metal, या फिर आप CuBr यूज करके भी CuBr या HBr यूज करके भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड. देखिए इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड में यहाँ पर 2 कार्बन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रोपेनोइक एसिड. यू हैव टू ऐड 1 कार्बन आल्सो. सो आपको पहले इसकी रिएक्शन जो है सो यू हैव टू इंक्रीज 1 कार्बन आल्सो. तो 2 कार्बन वाला यहाँ पर एलिमेंट है हमारे पास में इथाइल क्लोराइड C2H5Cl and you have to find out
CH3 CH2 COOH, you have to increase 1 कार्बन. सो आपको पहले इसकी रिएक्शन जो है साइनाइड के साथ में करवानी पड़ेगी, ताकि ये जो है साइनाइड में KCl अलग हो जाएगा, साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में उसके हाइड्रोलिसिस से आप किसको, प्रोपेनॉइक को प्राप्त कर सकते हैं. सो इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनॉइक एसिड. तो first you have to treat the ethyl chloride with alcoholic KCl so that you can get the ethyl cyanide, and after the hydrolysis of ethyl cyanide you get propanoic acid as well. Now question 4, using IUPAC nomenclature write the formula for each of the following. Here is a name of a coordination compound. ओके और यहाँ पर जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखते हैं तो बाहर जो लिखा हुआ होता है ये तो आपका क्या है, काउंटर आयन, और ये जो पूरा का पूरा है इट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन. सो इन कॉम्प्लेक्स आयन देयर आर हेक्सा मीन्स 6 लिगेंड्स. कौन से, अमाइन. तो देयर आर 6 अमाइंस. तो आप NH3 होल 6 लिखेंगे एंड कोबाल्ट मेटल इज यूज्ड, और बाद में इसकी जो वैलेंसी है इसको सल्फेट से यहाँ पर लगाया हुआ है. और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट कर लेना है. ठीक है, यहाँ पर वैलेंसी कितनी दी हुई है, हम इसको अभी अलग अलग कर लेते हैं. एक तरीका मैं बता देती हूँ यहाँ पर बस, कि आपको सल्फेट आयन है, अभी सल्फेट आयन के ऊपर 2- चार्ज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2+ चार्ज तो होगा ही होगा, है ना, हम ऐसा मान लेते हैं. तो अमाइन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो कोबाल्ट की जहाँ पर जो वैलेंसी दी हुई है वो क्या दी हुई है, 3 दी हुई है. देखिए कोबाल्ट की वैलेंसी है 3 + 0 इज इक्वल टू x. हमें x फाइंड करना है, तो x जो है वो यहाँ पर 3 होना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग आपको सल्फेट आयन जो है वो कितने लेने हैं ये आपको फाइंड करना चाहिए. तो काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन जो है उनके अकॉर्डिंग, उसमें जो मेटल है उसके जो आयन, उसका जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सेट करना होगा. एंड हियर इज द वैल्यू हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, कोबाल्ट 3rd सल्फेट. तो ये आपका यहाँ से बन के आता है एक फॉर्मूला. नेक्स्ट है टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम 3rd नाइट्रेट. टेट्रा एक्वा मतलब 4 तो H2O है आपके पास में, डाइक्लोराइडो यानी कि आपके पास में 2 क्लोराइडो आयन्स है, यहाँ पर क्रोमियम मेटल दी हुई है, और नाइट्रेट एज अ काउंटर आयन यहाँ पर यूज किया हुआ है. तो इन सभी को मिलाकर के आप जो फॉर्मूला बनाएंगे वो होगा क्रोमियम, जिसमें 4H2O 2Cl एंड 1NO3 नाइट्रेट आयन इज देयर. सो द फॉर्मूला ऑफ दिस नेम of a compound is CrH2O whole 4 Cl2NO3. Next is question number 5. When 2 grams of benzoic acid is dissolved in 25 grams of benzene, it shows a depression in freezing point. Okay, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से है, और सॉल्यूशन चैप्टर में अब ये आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है. अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज गिवन इन अ क्वेश्चन. ओके, तो 2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड. अब बेंजोइक एसिड यहाँ पर एज अ सॉल्यूट लिया गया है. ओके, एंड द सॉल्वेंट इज बेंजीन. ठीक है, इट शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन. यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF भी दिया हुआ है. डेल्टा TF कितना दिया हुआ है, 1.62 केल्विन. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज, यानी कि KF की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है बेंजीन के लिए, 4.7 केल्विन किलोग्राम. मोल इनवर्स इज द यूनिट. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? Okay, यहाँ पर देखिए ये आपको dimer in the solution यानी कि फॉर्मूला मास के बारे में बात कर रहा है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए. सबसे पहले तो आपको डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है 1.62, सॉल्यूट दिया हुआ है 2 grams, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 25 grams एंड द वैल्यू ऑफ KF इज 4.7 एंड द molecular mass, normal molecular mass of solute is, देखिए बेंजोइक एसिड है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो द नॉर्मल मोलिकुलर मास विल बी 122, बट ये यहाँ पर क्या बना रहा है, डाइमर बना रहा है, तो इट हैज टू बी डबल्ड. तो द मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड विल बी 1000 into KF into W upon delta TF into
W, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला रखना है. Then put the values given in a question like this, 1000 into 4.7 into 2 upon 1.62 into 25, you get the value of m observed. Now हमें फाइंड क्या करना था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें फाइंड करना, परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड करना है, तो हम परसेंटेज डिसोसिएशन पहले फाइंड कर लेंगे. अब उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वांट ऑफ फैक्टर की, एंड वांट ऑफ फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन observed molecular weight. The normal molecular weight will be 122.0 and observed molecular weight will be 241.98. When we are solving this, we get the value of want of factor, which is 0.504. And for degree of dissociation, the value of degree of dissociation is, and the formula is 1 minus I upon 1 minus 1 upon H. So I minus 1 minus value of I is 0.504 and I minus 1 by 2, क्योंकि ये डायमंड का फॉर्मेशन कर रहा है इसलिए 1 by 2 and after solving this we get alpha is 0.496 into 2 which is 99.2%. So here the answer is 99.2%. Now next question is, how will you convert the following? Write the chemical equation. We have to convert phenol to सैलिसिलएल्डिहाइड. देखिए सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से कन्वर्ट करने के लिए ये भी एक नेम रिएक्शन होती है. देखते हैं कैसे आप कन्वर्ट करेंगे. फिनॉल की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में जब आप करवाएंगे तो यू गेट द सैलिसिलएल्डिहाइड. अभी यहाँ पर अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड आल्सो. नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड टू इथेनॉल. फॉर्मेल्डिहाइड को आपको इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को इथेनॉल में अगर कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू ट्रीट इट विद द RMgX which is a Grignard reagent. After adding the Grignard reagent to the formaldehyde, आपको इसको पानी भी पिलाना पड़ेगा and you get the H and OH here and the ethanol is formed. Okay. Next question is, the molar conductivities at infinite dilution for NaI, sodium acetate and magnesium acetate are 126.9, 91.0 and 187.8 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively at 25 degrees Celsius. What is the molar conductivity of MgI2 at infinite dilution? इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आप इसको देखते ही यही सॉल्व कर सकते हैं, बट यू हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप बिकॉज ईच स्टेप इज कैरिंग सम मार्क्स. ओके, तो यहाँ पर आपको हर एक स्टेप को फाइनली लिखना है. नाउ क्या फाइंड करना आपको, MgI2, I आपको यहाँ से मिलेगा इसका डबल करने पर और मैग्नीशियम आपको यहाँ से मिलेगा, तो इसकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है उसको आपको डबल करना पड़ेगा, उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ऐड होगा और इन दोनों को जो एडिशन हो जाएगा उसमें से आप 91 यानी कि CH3COONA को माइनस कर दीजिए, वो भी डबल करके. ओके, सो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर लैम्डा M0 फॉर MgI2 में बी कैलकुलेटेड एज. तो for MgI2 you have to add the molar conductivity of magnesium acetate and 2 into the molar conductivity at infinite dilution of NaI, and you have to minus or you have to subtract the double of the molar conductivity of infinite dilution of sodium acetate, because 2 acetate ions are formed from this and 2 sodium ions are formed from this, so you have to subtract them. So the value of this is 187.8 and the value of lambda M infinite is doubled, which is 2 into 126.9, and the double value of this is 91. So the answer you get is 259.6 Siemens centimeter square mole inverse. Okay. Next question is, which divalent metal ion in a weak field ligand has maximum paramagnetic character among the first transition metal series 3D series Y. देखिए विच डाइवेलेंट मेटल आयन, डाइवेलेंट का मतलब वहां पर दो आयन, मतलब उसके ऊपर 2+ चार्ज होना चाहिए,
और 2+ चार्ज के साथ में वो किसके साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, वीक लिगेंड के साथ में, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको बताना है जिसमें मेटल के ऊपर कितना चार्ज हो, 2+ चार्ज हो, और वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए, हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और जो मेटल है वो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है। तो यहां से एक छोटा छोटा सा आइडिया हमें लगा है कि ये जो मेटल होगी, ये मेटल होनी चाहिए हमारी मैंगनीज, ओके, बिकॉज मैंगनीज 2+ shows the maximum paramagnetic behavior, because for manganese the oxidation state of manganese is +2 to +5, so it shows the maximum paramagnetic behavior because it has the maximum number of unpaired electron in its d orbital, so that it shows the maximum paramagnetic behavior, shows maximum paramagnetic behavior because it has maximum number of unpaired electrons, okay. The melting and boiling points of zinc, cadmium and mercury are low. Why? Zinc, cadmium and mercury has the melting and boiling points, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये तीनों जो है, पहली बात तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल्स आर पेयर्ड, है ना, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब डी ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। डी ऑर्बिटल चाहे जिंक का हो चाहे कॉपर का हो, सबका ऐसा 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन डी सब शेल, ठीक है। सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, सो दैट therefore they are having low melting point and boiling point। इनकी जो टेंडेंसी है बॉन्ड बनाने की वो भी यहाँ पर नहीं पाई जाएगी because there is no vacant orbital, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, लो होंगे, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम what happened with when carbonyl compound is treated with zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid? Give chemical equation and write the name of the reaction. You have to write the name of the chemical reaction and you have to write the chemical equation as well. So what happens when carbonyl compound is treated with zinc amalgam? तो देख लीजिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो है जब जिंक अमलगम के साथ में रिएक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये H2 यहाँ चला जाएगा, एक H2 यहाँ इसको मिल जाएगा जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, और ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O यहाँ से आपको मिल जाएगा, H2O यहाँ से अलग हो जाएगा, और ये जो रिएक्शन है इसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि जिंक अमलगम की प्रेजेंस में 4 नेसेंट हाइड्रोजन्स आर देयर टू ऐड लाइक दिस। नेक्स्ट है राइट केमिकल इक्वेशन टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एसिटिक एसिड को एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और फॉर्मेल्डिहाइड को यूरोट्रोपिन में कन्वर्ट करना है, द फेमस रिएक्शन, ओके। देखते हैं कैसे करते हैं। एसिटिक एसिड को एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप SO2Cl2 का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है ना। और ये डार्जन्स प्रोसेस होती है, डार्जन प्रोसेस से ये जो है CH3COCl में कन्वर्ट होती है, बाद में इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस नहीं, इसका रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 एंड पैलेडियम कैटलिस्ट, देन इट विल बी गिवन एज एल्डिहाइड, ओके। नाउ फॉर्मेल्डिहाइड को यूरोट्रोपिन में कन्वर्ट करने के लिए आप अमोनिया के साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दीजिए, आपको यूरोट्रोपिन मिल जाएगा। इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड इज यूज्ड फॉर द यूरिनल डिसऑर्डर, है ना, तो ये फेमस रिएक्शन है। नेक्स्ट है in general it is observed that the rate of chemical reaction becomes double with every 10 degrees rise in temperature। ये क्या कहलाता है आपका temperature coefficient। with every 10 degree Celsius rise the rate of reaction becomes double or triple, okay। if this generalization holds correct for a reaction, calculate the value of activation energy। You have to calculate the value of activation energy of activation when temperature changes from 298 Kelvin to 308 Kelvin, and the rate constant is also given in joule Kelvin inverse mole inverse। तो देखते हैं इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है। T1 दिया हुआ है 298 Kelvin,
T2 दिया हुआ है 308 केल्विन, K2 अपॉन K1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है 2, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी हो जा रही है, डबल हो जा रही है विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज, और R की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सो द फॉर्मूला इज log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. Now we are putting the values. log 2 is equal to EA upon 2.303 into R की वैल्यू यहाँ रख दी, T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू जब रख देंगे तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, EA upon 19.147 आफ्टर सॉल्विंग दिस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 अपॉन 298 इंटू 308, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ EA विच इज 52898 जूल मोल इनवर्स, और अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो यू हैव टू पुट अ पॉइंट बिटवीन 52 एंड 898, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, next question is write the chemical equation for each of the following named organic reaction. The name reactions are very important to all the students. जितने भी बच्चे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे 11th-12th का पेपर देने वाले हैं, 12th का पेपर देने वाले हैं, नेम रिएक्शंस को तो खास तौर से आप रट ही लेना बच्चों, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज ऑल द नेम रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शंस पर से ही यहाँ पर ऑर्गेनिक के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, या मैं कहूँ सारे ही क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से ही आते हैं, ठीक है। तो हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन और बाल्च-शीमान रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है, अगर आपको याद होगी तो आप लिख पाएंगे। हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपने क्या करना है, CH3CONH2 को ब्रोमीन के साथ में KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है, और यहाँ पर आपको CH3NH2 मिल जाएगा, K2CO3 KBr और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। बाल्च-शीमान रिएक्शन में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो HBF4 के साथ में रिएक्ट करता है, और ये रिएक्शन स्पेशली फ्लोरोबेंजीन फाइंड करने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। तो जब ये HBF4 के साथ में रिएक्ट करेगा तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो एक एडिशन प्रोडक्ट देगा BF4 माइनस के साथ में। आफ्टर दैट यहाँ से N2 अलग हो जाएगा, BF3 अलग हो जाएगा, एंड यू गेट द फ्लोरोबेंजीन एंड ये एक फेमस रिएक्शन है फ्लोरोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए। अदरवाइज आप इसके अलावा और कोई भी मेथड से फ्लोरोबेंजीन तो नहीं बना सकते।